और दादियों का एनालिसिस करें और नाना और दादाओं का एनालिसिस करें, उनको सबसे बड़ा गिला ये है कि ये जो हमारी नस्ल है ये हमारे साथ राब्ते में नहीं है। आती है, सलाम दुआ करके निकल पड़ती है। बैठ के गॉसिपिंग करना वो हमारे मिजाज का हिस्सा नहीं रहा। और बच्चे की शादी होती थी तो उसको कहा जाता था कि बेटा ये लड़के और लड़की की शादी नहीं है, ये बेसिकली दो खानदानों की शादी है, तो तुम्हारे लिए पूरा खानदान के साथ तुम्हारी शादी की जा रही है। अब ये दर्ज दिया जाता है कि तुम्हारी शादी एक बंदे से की जा रही है। यहाँ तो हालत ये है कि किताब खरीदने के लिए पहला ताना ये सुनना पड़ता है किताब महंगी है, ठीक है, और वो 600 रुपये का 1000 रुपये का मैकडोनल्ड का बर्गर जो है वो सस्ता है, अलबत्ता किताब 500-600 की महंगी है। हम सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं बुनियादी तौर पे अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ठीक है ना, और हम सब की ख्वाहिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में। और मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग जो है वो कभी भी एज सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई गई, ठीक है। कुछ हमारा एक्सपीरियंस होता है, लोगों की बातें सुनते हैं लोगों का एक्सपोजर देखते हैं, उससे हम जज करते हैं, या ये कि हमारे माँ बाप हमें गाइड करते हैं कि आपको ये बनना है, तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। अमूमी तौर पे मैं ये कहता हूँ कि हमारा सारा कैरियर बिल्डिंग जो है या कैरियर काउंसलिंग जो है वो एक्सीडेंटल है, हादसाती, ठीक है। हमारी ख्वाहिश कुछ और होती है, कर हम कुछ और रहे होते हैं, जाना कहीं और जाना चाहते हैं, जा कहीं और रहे होते हैं, पढ़ना कुछ और चाहते हैं, पढ़ कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हो पाती, या हमें अपने आप को वर्कआउट करना नहीं आता कि हमने क्या बनना है। जो हमें जिस तरह से गाइड करता है या जिस तरह से कुछ धक्का देता है तो हम उस धक्के का शिकार होकर उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप लोग जिन जिन शोबों में पढ़ रहे हैं, मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप में से बेशतर लोग धक्के की बुनियाद के ऊपर इन शोबाजात में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है। हम 3-3, 4-4 जगह अप्लाई करते हैं, जहाँ एडमिशन हो जाता है वहाँ आ जाते हैं, एक से ज़्यादा जगह पे नाम आ जाए तो फिर अपने दोस्तों को देखते हैं कि दोस्त कहाँ गए हैं, उनके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम वो मातम करें जो हम बनना चाहते थे और जो नहीं बन सके, एक तरीका तो ये है, और गुस्सा करें, गालियाँ निकालें उन लोगों को जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जहाँ हम पहुँच गए हैं अब इस हादसे को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दें। अब हम आ गए हैं इस शोबे में, मिसाल के तौर पे आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? बीबीए। अब मैं बीबीए में आ गई हूँ, अब मुझे यहाँ परफॉर्म करना है, यहाँ अपना कैरियर बिल्ड करना है, यहाँ मुझे अपनी एनर्जी लगानी है, यहाँ से मुझे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, यहाँ से मुझे अपने कैरियर को एक नई डायरेक्शन देनी है। अब आप ये तय कर लें। अब बीबीए में आप अच्छी अपनी मर्जी से आई हैं या नहीं आई हैं, एक अलग बहस, अब ये बेमानी गुफ्तगू है, अगर हम इसमें उलझ गए तो इसका कोई हासिल नहीं। अब जहाँ आ गए हैं यहाँ से अपने आप को बिल्ड करें। एक बात तो जब आप ये तय कर लेंगे कि मैं अब जिस शोबे में आ गया हूँ इससे मैंने अपने कैरियर का आगाज़ करना है, तो आप मिसाल के तौर पे बीएस कर रहे हैं तो 8 सेमेस्टर हैं, 4 साल लग जाते हैं जी। इन 4 सालों में आपने एक ही काम किया होता है, अपनी डिग्री हासिल की होती है, और आप सबके पास कैप पहनी हुई है, बीएस फलां, बीएस फलां, ग्रेडिंग फलां, ग्रेडिंग फलां, ग्रेडिंग फलां। लेकिन इन 4 सालों में हमने अपने कैरियर पे कोई तवज्जो नहीं दी होती कि हम जो बनना चाहते हैं या जो इस फील्ड का तकाजा है उसके मुताबिक ना हमारा एटीट्यूड है, ना हमारा बिहेवियर है, ना हमारी कनेक्टिविटी है, ना हमारे कनेक्शंस हैं, ना हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना हमारे पास वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो इस प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड है। सिर्फ डिग्री है और अगर सिर्फ डिग्री है तो आप पीछे रह जाएंगे, डिग्री आपको कोई जॉब नहीं देगी। ये बात जहन में लिख लें, कहीं काम आ जाएगी। महज डिग्री की बुनियाद के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्किल्स की बुनियाद पे, जो काम आपको आता है करना उसकी बुनियाद पे। आपके पास स्किल्स हैं तो आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आपकी मीनिंगफुलनेस ज़्यादा है, आपकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है।
अगर स्किल नहीं है तो ये सारी चीज़ें लेस हो जाएंगी। तो डिग्री एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट वो आपका पूरा सर्वाइवल नहीं है, एक बात ज़रूर रखिए। फिर हम एक फ़र्क होता है कैरियर काउंसलिंग में और लाइफ काउंसलिंग में। हम या तो इधर के बहुत शिद्दत पसंद है कैरियर काउंसलिंग के, या हम अपनी लाइफ काउंसलिंग के बहुत शिद्दत पसंद है। सारी एनर्जी या तो इधर लगा देते हैं और सारी एनर्जी या तो इधर लगा देते हैं। उसमें बैलेंसिंग क्रिएट नहीं करते कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को भी प्लान करना है और कैसे मैंने अपने कैरियर को भी प्लान करना है। मैं अमूमी तौर पे कैरियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा हामी नहीं हूं। मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूं लाइफ काउंसलिंग के ऊपर, लाइफ कोचिंग के ऊपर। जो लाइफ कोचिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैरियर काउंसलिंग के लिए। मसलन आप कैरियर बना जाते हैं, लाइफ आपके पास नहीं होती। आपके पास लाइफ होती है बाजू का तो कैरियर नहीं होता, क्योंकि बैलेंस नहीं है। मिसाल के तौर पे हम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पढ़ाकू हों और 24 घंटे बस पढ़ते ही पढ़ते रहें, तो आपका ख्याल है कि आपकी लाइफ एक स्टेबल लाइफ है? और अगर आप सारा वक्त 24 घंटे मोस्टली आवारागर्दी में, खेल कूद में गुजार दें, तो आपका ख्याल है कि आपकी लाइफ बैलेंसिंग है? नो। आपको इनके दरमियान एक बैलेंस पैदा करना है। आपको अपना कैरियर भी बनाना है और अपनी लाइफ भी बनानी है। अब कैरियर में क्या आता है? कैरियर में आता है कि आपका प्रोफेशन क्या होगा, आपको कहाँ जॉब्स ढूंढनी है, आपको कैसे अपनी जॉब को सस्टेन करना है, आपको कैसे अपनी जॉब को मेंटेन करना है, कैसे अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ों की, नई चीज़ों को सीखना है, कैसे अपने आप को इंक्रीमेंट में लेके जाना है, कैसे अपने आप को प्रमोशन में लेके जाना है, कैसे अपने डेजिग्नेशन बदलने हैं, कैसे अच्छी इंडस्ट्रीज़ के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है। ये सारी कैरियर की काउंसलिंग है। कैसे सॉफ्ट स्किल्स हमें सीखनी है, राइटिंग स्किल्स, स्पोकिंग स्किल, डिजिटलाइजेशंस, ये सब चीज़ें सीखनी है, रिसर्च करनी है, बिजनेस मैनेजमेंट समझना है, सब कुछ। ये सारी क्या है? कैरियर पाथ। लाइफ पाथ क्या है बताओ? आपसे पूछ रहा हूँ, लाइफ पाथ क्या है? हाँ, वो डिफरेंट बताए ना क्या है। हमारे लिए तो अभी यही है कि हम अपनी डिग्री कंप्लीट करें और एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकें, बस अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकें। कैसे? डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, मतलब डेफिनेटली वो तो अभी हमारे लिए क्लियर ही नहीं है ना। और कोई बताए? लाइफ पाथ जी। एक वर्क लाइफ बैलेंस हो, ठीक है, स्टेबिलिटी हो, उसके ठीक बाद है, आपके बिलीव्स स्ट्रांग हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो और एसेट्स बिल्ड, फ्रीडम हो। एसेट्स एसेट्स के क्या मुराद? दौलत हो? नहीं, हाँ। सस्टेनेबिलिटी लाइन, ऐसे एसेट्स लाइफ। और कोई बताएं, यहाँ से बताएं, बच्चों में से, बच्चियों में से बताएं। लाइफ क्या चीज़ है? लाइफ में क्या क्या आता है? लर्निंग करें, चलें, और जगहों से और बुक्स वगैरह और किसी और करें जहाँ तक आपको पॉसिबिलिटी हो। हेल्थ, शाबाश। और वन बाय वन जी। अभी किसी ने बोला था कुछ, फैमिली और सोशल सर्कल बिल्ड करना, चैलेंजेस को फुलफिल करना, पीस ऑफ माइंड होना, शाबाश। और हैप्पीनेस का क्रिएट करना अपनी लाइफ में, और गुड हैबिट्स का डेवलप होना। और चले देखें, कैरियर का तो मैंने बता दिया ना आपको, ये बात है। लाइफ काउंसलिंग क्या है? मिसाल के तौर पे आप अपनी निसाबी किताबें बहुत पढ़ते हैं, जो इम्तिहान में आपने पास करना होता है। सारी तवज्जो का मरकज़ कौन सी है? निसाबी किताबें। आपसे मैं पूछूं आखिरी किताब कौन सी पढ़ी है निसाबी किताबों से हट के, तो आपको चुप का रोज़ा लग जाता है। लग जाता है ना? हाँ, कौन सी पढ़ी है? किसकी लिखी हुई है? दोस्तोयेवस्की की। और बताएं, किसी ने कोई किताब पढ़ी है? रॉबर्ट डी को। और बताएं, चलें 3 और। वेट वेल्थ बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन।
4 और एक ये दूसरी किताब कौन सी पढ़ी इसके अलावा? इसके अलावा सर अपनी तलाश, फिर आ जाती सीक्रेट, द सीक्रेट बाय रोंडा बायर्न। ठीक, गुड। और बताएं हैं? अच्छा, आप इधर से बताएं बच्चियों में से। देखिए ना, हमारे स्विच ऑफ हो जाते हैं जब हम किताबों के बारे में पूछना पड़ता है। और ये सिर्फ आपका डायलेमा नहीं है, ये ओवरऑल जनरेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा नैरो कर दिया गया है निसाबी किताबों में, और हमें इतना ज़्यादा नंबर पॉलिटिक्स में डाल दिया गया है कि हम उससे बाहर की दुनिया देखने के लिए तैयार नहीं है। और वही किताबें पढ़ते हैं जो हमें इम्तिहान को पास कराने में, अच्छे नंबर लेने में मदद देती हैं। आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, आपके टीचर्स भी यही चाहते हैं, आपके बड़े बहन भाई भी यही चाहते हैं। फोकस करो अपनी निसाबी किताबों में। अगर आप उससे हट के कोई किताब पढ़ना चाहें तो लोग ज़रा कहते हैं क्यों अपना वक्त पर बात कर रहे हो, जाओ अपनी निसाबी किताबें पढ़ो। लाइफ काउंसलिंग का जो सबसे बड़ा फेलियर होता है वो महज निसाबी किताबों तक खुद को महदूद कर देना। क्योंकि इस निसाबी किताबों की बेटा मुद्दत जो है वो कितनी होती है? 5 साल। 1 साल स्कूलिंग में आ जाए तो 1 साल, कॉलेजेस में आ जाए 2 साल, यूनिवर्सिटी में आ जाए तो 4 साल लगा लें, चले आप जैसे पढ़ रहे हैं। यानी जब तक, सुन ले प्लीज़, जब तक आपने क्लास स्टार्ट की है और जब तक आपने इम्तिहान पास कर लिया है, बस यही मुद्दत है ना उसकी। ठीक है ना? हमारे ज़माने में जब मैं तालिब इल्म था, हम 9 महीने 10 महीने अयाशी करते थे, आखिरी 1.5-2 महीने किताब पढ़ते थे बस, और उसी से इम्तिहान पास हो जाता था। क्योंकि हमारा कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, एनुअल सिस्टम था। एक ही बोर्ड का एग्ज़ाम होना होता था, तो 1.5-2 महीने का रट्टा लगा के पास हो जाता। यानी वो निसाबी किताब 1.5-2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, साल के बाद हमारे लिए अब डिस्क्रेडिट हो गई है। अब अगली किताब आ गई है, अगली क्लास की, ठीक है ना, अगली निसाब की किताब। अब आप में से सब लोग मोस्टली BS के एग्जाम्स में पास करके पढ़ लेना। कल सुबह आपको मैट्रिक के एग्जाम में बिठा दिया जाए तो मोस्टली पीपल आर फेल्ड। मैं आपको, आप छोड़ देना, अब मुझे ना चैलेंज करें ना। उसकी वजह क्या है? जो है ना डिजिटलाइजेशन का मैथमेटिक्स, वो फार्मूला तो याद होगा। जो मजमूई हमारा सिस्टम है वो रट्टा सिस्टम है। वो 10वीं का था रट्टा सर। अब वो 4 साल के बाद कहाँ याद रहना है सारी बातें? कुछ बातें याद रह जाएंगी, कुछ बातें याद नहीं आएंगी। आप कहेंगे जी सुबह 10वीं का इम्तिहान देना, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा पढ़ने तो दें, उसको रिविजिट तो करने दें। मुझे आप सुबह बिठा दें मैट्रिक के एग्जाम में, मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए कि उसकी मुद्दत ही 1 बरस की थी। तो निसाबी किताबों से हट के कुछ और ज़रा, जिसमें लिटरेचर है, जिसमें ड्रामा है, जिसमें पोइट्री है, जिसमें मज़हब है, जिसमें तारीख़ है, जिसमें समाजियात है, जिसमें मज़हब है, जिसमें और तारीख़, यानी इन किताबों से हमारी कितनी दिलचस्पी है और साल में कितनी नई किताबें आप पढ़ते हैं, दरियाफ्त करते हैं। यहाँ तो हालत ये है कि किताब ख़रीदने के लिए पहला ताना ये सुनना पड़ता है किताब महंगी है, ठीक है, और वो 600 रुपये का, 1000 रुपये का मैकडोनल्ड का बर्गर जो है वो सस्ता है, अलबत्ता किताब 500-600 की महंगी है। उसकी वजह यह है कि आपकी वो प्रायोरिटी एरिया नहीं है। जिस दिन वो प्रायोरिटी एरिया बन जाएगा तो जितनी दिलचस्पी से आप मैकडोनल्ड्स और KFC जाते हैं, उतनी दिलचस्पी से आप किताब खाने में जाएंगे और किताब खरीदेंगे। सिंपल सी बात है, ये आपकी प्रायोरिटी का एरिया है। एक बात। दूसरी बात, हम कहते हैं कि जी आप आगे बढ़ना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं तो आपका माइंड जो है वो हेल्दी होना चाहिए। आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी जितनी एजेस हैं, जितनी भी उम्र आपकी, आप उससे 5 साल, 7 साल, 8 साल बड़े लगते हैं। क्यों? बताएं क्यों? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। एक, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक। दूसरी है डाइट सही नहीं है। 2 स्ट्रेस है। 3 स्लीप पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं है। 4 डिप्रेशन। 5 इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट नहीं है। 6 है स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। 7 शाबाश। अब ये देखें, ये बातें आपको सारी पता है ना, लेकिन अमल उसके ऊपर नहीं है। आप अपनी एज से बड़े लगते हैं क्योंकि आपको देख के लगता है कि यार ये बच्चे जो है
इनके फेसेस के अंदर डिप्रेशन है, अनसर्टेनिटी है, एंग्जाइटी है, बेतरतीबी है। अब ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने पैदा की है, हालात ने भी पैदा कर दिया। जिस किस्म के हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है उसका भी तो इम्पैक्ट होता है ना हमारी लाइफ के ऊपर, ठीक है ना, वो भी चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं। लेकिन हमने खुद भी कुछ चीज़ें पैदा की हैं जिससे हम मुमकिन है मेंटली ठीक हो, फिजिकली ठीक ना हो सकता है हम फिजिकली ठीक हो, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मुमकिन है कि हम सेहत वाइज ठीक ना हो, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो। अगर अभी आप सब के कैल्शियम डी के टेस्ट करवाए जाएं तो माशाल्लाह आप में से बेशतर लोग जो हैं वो प्रॉब्लम उनका निकलेगा। और ये प्रॉब्लम शुरू होता है 50s 60s के बाद, जो आपको इस एज में होगा। क्यों? आपने खुद बता दी है फूड पैटर्न क्या है, सोना क्या है, स्ट्रेस क्या है, हड्डियां जो है वो वीक हो गई हैं, इंटरटेनमेंट कोई नहीं है, स्पोर्ट्स कोई नहीं है, फिजिकल फिटनेस कोई नहीं है, तो आपके वो चीज़ें लो चलेंगी। तो अब मैं इसका दूसरा पॉइंट ये बताता हूँ, एक हेल्दी माइंड और एक अच्छी सेहत आपको आगे की तरफ लेके जाती है। अगर आप यहाँ वीक हैं, अच्छी सेहत नहीं है, हेल्दी माइंड नहीं है, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते होंगे लेकिन वो रुकावट बन जाएगा आपकी। उसमें आपकी लाइफ में अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो आप अब स्पोर्ट्स किसको समझते हैं? अब आपने मोबाइल को स्पोर्ट्स समझ लिया है, आपने थोड़ा सा पैदल चलने को स्पोर्ट्स समझ लिया है, आपने कॉरिडोर में बैठ के गॉसिपिंग को स्पोर्ट्स समझ लिया। कोई फिजिकल एक्सरसाइज, कोई फिजिकल फिटनेस, कोई वॉक रेगुलर बेसिस के ऊपर कोई एक्सरसाइज, वो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है मोस्टली लोगों का। उससे वो आपकी फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल बेशेप होती जा रही है और वो आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी आपकी कैरियर काउंसलिंग में। क्योंकि कैरियर काउंसलिंग जो है वो लाइफ की प्राइस पे तो नहीं होती। लाइफ है तो कैरियर है ना सर, कैरियर है और लाइफ ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। तीसरा, आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड कितनी आपकी नेटवर्किंग है, कितनी कनेक्टिविटी है, कितने इदारों को जानते हैं, कितने उससे रिलेटेड कोर्सेज जो ऑनलाइन चल रहे हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, हाँ, कितनी ऐसे लोग हैं जिनको आप मेंटोर, एक्सपर्ट समझते हैं इस शोबे का, जिनसे आप मदद लेना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी प्रोफेशनल होगी। पर्सनल कनेक्टिविटी, जिनसे मिलके आपको खुशी होती है, जिनसे मिलके आपको दोस्ती का एहसास होता है, जिनसे मिलकर आपकी तबीयत खुश हो जाती है, जिनसे मिलके आप गॉसिपिंग कर सकते हो, जिनके साथ मिलके आप तफरीह कर सकते हो, जिनसे मिलके आप जो है इंजॉयमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ के मुख्तलिफ पहलुओं को। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी लाइफ से सोशलाइजेशन निकाल दी जाए तो उसमें से बाकी कुछ नहीं बचता। अब हमारे यहाँ ज़रा बच्चों की स्टाइल देखें, सुबह उठते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, देन गो टू स्कूल, वहाँ से कॉलेज या यूनिवर्सिटी, अगर पढ़ाकू हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, 2-2:30 बजे के बाद वहाँ से वापस आते हैं, फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे का ब्रेक है, फिर एकेडमी का बुखार शुरू हो जाता है। फिर एकेडमी के बुखार से निकलते हैं तो फिर कारी साहब आ जाते हैं, वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। वहाँ से निकलते हैं तो फिर उसके बाद टीवी है, वीडियोज़ हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल्स की गेमें हैं, उसके अंदर चले गए। पूरी लाइफ के अंदर सोशलाइजेशन कम है। संडे है तो छुट्टी सो के माशाल्लाह गुजारनी है, क्योंकि इतना पूरा हफ्ता माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की है और जागे हैं, तो अब ये है कि पागलों की तरह सो रहे हैं। और पता चलता है कि जनाब 3 बजे उठ के नाश्ता हो रहा है, 4 बजे उठ के नाश्ता हो रहा है, ठीक है ना, सोते हैं, सो ही पड़े हैं, बिल्कुल सोते पड़े हैं। अब वो जो सुते पड़े हो तुसी, उसका कोई इलाज है आपके पास कि आपने वीकेंड को कैसे सेलिब्रेट करना है? यूरोप जो है उसका एक बुनियादी फ़र्क है सब कॉन्टिनेंट के साथ। हम वीकेंड्स को सोने के लिए गुजारते हैं, यूरोप जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए गुजारता है। वो बाहर निकलता है, घर में नहीं रहता। वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फैमिली को लेके बाहर निकल जाता है, इंटरटेन करता है। उसकी लाइफ की तफरी का पहलू है सर, वीकेंड उसके लिए होता है। और वो वीकेंड में किसी किस्म के लोगों से मिलना भी गुजारा नहीं करता। वो कहते हैं बाहर निकले, अपनी फैमिलीज़ के लोगों को मिलेंगे, दोस्तों को मिलेंगे, फला मिले। वो अपने ऑफिस रिलेटेड कोई काम नहीं करते। वो जिस वक्त काम कर रहे होते हैं तो पूरी तवज्जो काम के ऊपर है, जिस वक्त वो पढ़ रहे होते हैं तो पूरी तवज्जो पढ़ने पर है, और जिस वक्त वो तफरी कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी पूरे तरीके से तफरी में होता है। उस वक्त इम्तिहान का खौफ नहीं होता,
उस वक्त नौकरी का खौफ नहीं होता, वो खौफ से बाहर के लोग हैं। तो हमारी लाइफ में ये चीज़ें मिसिंग हैं, नेटवर्किंग के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में। एक बात, फैमिली सोशलाइजेशन पे आ जाए। हमारी फैमिली से हमारी मुराद है माँ, बाप, बहन, भाई, बस। हमें इतना गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है कि फैमिली ये 5 लोग होते हैं। हम कजन्स के साथ, अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ, खाला, मासी, चाची, ताई, मामू, ताया, दादा, दादी, नाना, नानी, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके साथ हमारी सोशलाइजेशन नहीं है। आप नानियों का एक एनालिसिस करें और दादियों का एनालिसिस करें और नाना और दादाओं का एनालिसिस करें, उनको सबसे बड़ा गिला ये है कि ये जो हमारी नस्ल है ये हमारे साथ राब्ते में नहीं है। आती है, सलाम दुआ करके निकल पड़ती है, बैठ के गॉसिपिंग करना वो हमारे मिजाज का हिस्सा नहीं रहा। इसी तरह से फीमेल रिलेशनशिप में जो हमारी खालाएँ, चाचियाँ, ताइयाँ नहीं है। हमने फैमिली को बहुत नैरो समझ लिया है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ पुराने वक्तों में जब बच्ची की शादी होती थी और बच्चे की शादी होती थी तो उसको कहा जाता था कि बेटा ये लड़के और लड़की की शादी नहीं है, ये बेसिकली 2 ख़ानदानों की शादी है, तो तुम्हारे लिए पूरा ख़ानदान के साथ तुम्हारी शादी की जा रही है। अब ये दर्ज दिया जाता है कि तुम्हारी शादी एक बंदे से की जा रही है या एक औरत से की जा रही है, बाकियों को भाड़ में जाए, कोई इंपॉर्टेंस ना दो, हाँ निकल जाओ उसमें से। तो जब वो निकल जाते हैं तो फिर वो फैमिली, ठीक है ना। तो हमारे पास फैमिली सोशलाइजेशन भी बहुत महदूद होकर रह गई है। और इसके ये जो मोबाइल्स है इसने दुनिया और ज़्यादा सुकेड़ दी है। यानी एक ही घर में बैठे हुए हैं, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, जो लोग अवेलेबल हैं उनसे कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा और उसमें से सर्च कर रहे हैं कि किससे बात करें। कोई हमसे बात नहीं करता, कोई हमसे रब्ता नहीं करता। ये जो सोशलाइजेशन होती है फैमिली की बेटा, ये सबसे बड़ी ताकत होती है आपकी लाइफ में आगे जाने की। यानी अगर आपकी माँ की सपोर्ट ना हो, बाप की सपोर्ट ना हो, बहन भाइयों की सपोर्ट ना हो, टीचर्स की सपोर्ट ना हो, रिश्तेदारों की सपोर्ट ना हो, तो आपकी कामयाबियों की क्या हैसियत है। हम तो अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना, हम तो अपनी कामयाबियों पे अप्रिसिएशन चाहते हैं। कोई पजीराई करे, कोई हौसला दे, कोई उम्मीद बनाए, कोई खुशी का इजहार करे, कोई सेलिब्रेट करे, तो वो आएगी जब आपकी सोशलाइजेशन अच्छी होगी। तो हमने अपनी फैमिली को भी मिसिंग किया हुआ है। फिर हमारा फूड पैटर्न सारा का सारा चेंज हो गया है, जंक फूड्स पे चले गए हैं। तो उससे वो आपकी जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है वो भी वीक हुआ है, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया है। फिर हम अपनी एरियाज़ की प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर सके। कौन सी चीज़ है जो मेरी लाइफ की 3 या 4 ऐसी प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा मैं हेल्थ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं अपनी सोशलाइजेशन जो मेरी तफरी है उस पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं अपनी फैमिली पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है ना। तो 3-4 पॉइंट्स मेरे जहन में होंगे। अपने कैरियर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो 3-4 आपके प्रोफेशनल कैरियर के कॉन्टेक्स्ट में सवाल आते हैं और 3-4 सवालात आपकी पर्सनल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में। अगर इनकी प्रायोरिटाइजेशन आपने नहीं की तो आप गुम हो जाएंगे। फिर हादसा है, जो मिलता जाएगा लेते जाओ, जो नहीं मिल रहा उसमें मातम करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना। हमने उसके अंदर प्रायोरिटाइजेशन नहीं की कि हमें क्या करना। मिसाल के तौर पे एक शख्स आया है, मिसाल के तौर पे आप में से किसी ने अपने बैंकिंग सेक्टर से अपने काम का आगाज़ किया फॉर एग्जांपल, और वो वहाँ पे एक छोटी पोस्ट पे यानी जूनियर पोस्ट पे अभी आया है, अपॉइंट हुआ है। अब अगर वो अपने आप को पॉलिश नहीं करेगा तो सारी उम्र उसी सीट पे बैठा रहेगा। और ये बहुत से लोगों के मैंने गिला सुने, जी मेरी 20 साल हो गई जी, प्रमोशन नहीं हुई जी, 20 साल से मैं एक ही पोस्ट पे बैठा हूँ जी। वो फेलियर है सर आपका। मैं अगर 20 साल अपने कैरियर की नई डायमेंशंस नहीं सीख रहा तो मुझे ये इदारा सीखने के बाद मुझे मौका नहीं देता तो मेरे पास अगला इदारा है सर आगे बढ़ने का। हम वो लकीर के फ़कीर पैदा भी हुए थे
टीचर के तौर पे तो मर के भी जा रहे हैं, टीचर ही है, ना वो प्रोफेसर बन सके, ना वो कोई प्रिंसिपल बन सके, ना कोई वो आगे जा सके, ना वो उन्होंने आगे कुछ किया। तो आपने तो अपने लिए खुद ही अपने आप को स्टक कर दिया ना। यानी किसी पोस्ट पे आने का मतलब ये है कि आपने कहा लो जी जान छोड़ गई, बस वो नौकरी पर लग गई है, अब उसको पॉलिश नहीं करना, उसमें नए इनोवेशंस नहीं करनी, उसके अंदर नई इनिशिएटिव्स नहीं करने, तो वो रह जाएगी। ये ऐसे ही है कि अगर आपको कोई बंदा बताए कि आपकी हेल्थ में ये इश्यूज हैं, अगर आपने इसको डील ना किया तो ये और ज़्यादा फैल जाएगा। तो आप डील करते हैं ना उसको, ताकि ये फैले ना, ख़राब ना कर दे मुझे। तो जैसे आप उसके बारे में कॉन्शियस होते हैं, इस तरह अपने कैरियर के बारे में कॉन्शियस नहीं होते। और हमारी तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि पक्की नौकरी होवे जी साड़ी, हाँ सरकारी नौकरी होवे, पक्की नौकरी होवे, पेंशनेबल ना हो। अब वो पक्की नौकरियों के कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गए बेटा। पाकिस्तान में अब पक्की नौकरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एडहॉक पॉलिसी है, एडहॉक सिस्टम है। आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा होता है 1 महीने के नोटिस पे, या आप हमें फारिग कर दें या हम आपको फारिग कर देंगे। तो अब वो पुरानी वाली बात ही नहीं। तो आपने इसके अंदर कैसे बैलेंसिंग करना है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अपनी प्रायोरिटाइजेशंस को किस तरह से लेके चलना है, ये बैलेंसिंग है। आपने कितना टाइम अपनी फैमिली को देना है, कितना टाइम अपने कैरियर को देना है, कितना टाइम अपने दोस्तों को देना है, कितना टाइम अपनी तफरीह को देना है, इसकी बैलेंसिंग पैदा करें ना सर। ये नहीं कि एक ही जगह पे जुट जाए तो सारा दिन एक ही काम करते रहे, एक जैसा काम करते रहे, उसके अंदर वैरायटी आई नहीं। देखिए इंसान बुनियादी तौर पे डाइवर्सिटी चाहता है। मैं रोज़ आपको एक ही खाना खिलाऊंगा तो आप तंग आ जाएंगे ना। तो जब तक मैं खाने के अंदर वैरायटी पैदा नहीं करूंगा, आपको शौक नहीं पैदा होगा। कपड़ों के अंदर अगर रोज़ एक ही कपड़े पहना दूंगा तो भी मसला हल नहीं होगा। लोग मुख्तलिफ रंग के पहनना चाहते हैं, मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ डिज़ाइन के पहनना चाहते हैं। तो लाइफ स्टाइल के अंदर ये डिफरेंट कलर क्यों नहीं है? हमारी लाइफ के अंदर जो हमारे कैरियर का कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये डिफरेंट कलर क्यों नहीं है? वो एक्सपर्टीज हमारे पास क्यों नहीं है जिसके अंदर हम अपने डिफरेंट शेड्स दिखा सकें? आई एम एक्सपर्ट ऑन इट, आई एम एक्सपर्ट ऑन इट, आई एम एक्सपर्ट ऑन इट, आई एम एक्सपर्ट ऑन इट। मल्टीपल खेल है। अब क्रिकेट की दुनिया में कामयाब खिलाड़ी कौन सा है? कौन है सबसे कामयाब खिलाड़ी? कौन है? अब आपको नाम याद है? सबसे कामयाब खिलाड़ी वो है जो अपनी टीम की जरूरत है, जो ऑलराउंडर है, जो बैट्समैन, मतलब अब मिसाल के तौर पे एक बंदा बहुत अच्छा बैट्समैन है, अच्छा फील्डर नहीं है, तो 30-40 स्कोर तो जाया करेगा ना। अच्छा बॉलर है, बैट्समैन नहीं है, हिट नहीं मार सकता, क्या फायदा उसका? तो अब कौन से अब चल रहे हैं वो अच्छे प्लेयर जो मल्टीपल प्लेयर हैं, अच्छे फील्डर भी हैं, अच्छे खिलाड़ी बैट्समैन भी हैं, अच्छे बॉलर भी हैं। यानी डिफरेंट तरीके से वो बॉलिंग में नहीं चल सके तो बैटिंग में नहीं चले तो बॉलिंग में, फील्डिंग में। जॉन्टी रोड्स था ना, जॉन्टी रोड्स सिर्फ अपना कैरियर इसलिए खेलता था लंबा कि उसने 40 स्कोर अपनी फील्डिंग से बचाने होते थे। एक दफ़ा मैंने अंसी कुरैनी का, जो कप्तान था साउथ अफ्रीका का, उसका इंटरव्यू सुना। उसने कहा इसकी परफॉर्मेंस नहीं है फिर भी उसके बावजूद आपने उसको खिलाते हैं बार बार मैच। उसने कहा वो 40 स्कोर बचाता है, ये उसकी परफॉर्मेंस है। तो आप एक मल्टीपल टास्क में जाते हैं, अपनी शेप्स में, अपने कैरियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में आपको डिफरेंट कलर आते हैं। उसकी वजह से आप मीनिंगफुल बनते हैं, उसकी वजह से आप ज़रूरत के तहत सामने आते हैं, उसकी वजह से मैं आपको इंपॉर्टेंस देता हूं, उसकी वजह से मैं आपको स्पेस देता हूं, उसकी वजह से मैं आपको जॉब्स देता हूं, उसकी वजह से मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं। सर अगर वो डिफरेंट कलर नहीं है तो एक कलर में तो आप कितना अर्सा जिंदा रह सकते हैं? आपको अपने अंदर वैरायटी पैदा करनी है, आपको अपने आप को एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता हूं, हर चीज़ वहां मिल जाती है। अब आपने अपने कैरियर को इस तरह से बिल्ड करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोफेशन से, देखिए ना, कोई भी प्रोफेशन उठाएं, उसको 1 2 3 4 करें तो उसके अंदर 7-8 स्किल्स हैं, बस इससे ज़्यादा स्किल्स नहीं है किसी कैरियर के अंदर। ये 7-8 चीज़ें अगर आपको आती हो तो यू आर ए गुड एक्सपर्ट ऑन देयर ओन प्रोफेशन। अब वो 7-8 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ना। वो आपको तालीमी इदारों ने नहीं सिखाई, वो आपको डिग्री ने नहीं सिखाई, वो आपको एक्सपीरियंस से आएंगी, ऑब्जर्वेशन से आएंगी, कुछ शॉर्ट कोर्सेज करेंगे। मिसाल के तौर पे अब इस वक्त ऑनलाइन कोर्सेज पड़े हुए हैं, बेताशा ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो मुफ्त हो रहे हैं, बगैर फीसों के करा रहे हैं। स्टूडेंट्स फिर नहीं आ जाते हैं, शौक ही नहीं है, पता ही नहीं है आपको कि आपके शोबे से रिलेटेड कितने कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं। फीमेल स्कॉलरशिप्स कितने पड़े हुए हैं। ये कासिम अली शाह फाउंडेशन में विदाउट फी आपको ये ट्रेनिंगें दी जा रही हैं। कितने स्टूडेंट्स को पता होगा? बहुत कम। फिर बाज़ जब अनाउंसमेंट करते हैं कि आज ये फला फला सेशन है तो पता चलता है 10 आए हैं, 15 आए हैं, 20 आए हैं। मुझे तो ऐसे भी सेशन अटेंड करने पड़े हैं यहाँ पे जहाँ 10-15 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं है। लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं है, सबकी नज़र से इश्तिहार गुजर रहा है, विदाउट फ़ी एक कोर्स है, उसके बावजूद बच्चों की दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसका ताल्लुक आपके इम्तिहान से नहीं है,
उसका ताल्लुक आपके डंडे से नहीं है जहां पेरेंट्स ने आपको ज़बरदस्ती भेजा हो, उसका ताल्लुक टीचर से नहीं है जिसने डंडे के जोर पे आपको खड़ा किया हुआ, खुद वहाँ खड़ा हुआ देखता कौन उठता है कौन जाता है। जैसे हम यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स होते हैं तो बैठा देते हैं बच्चों को, है, और टीचर्स उसके पीछे खड़ा होता है, जो उठने लगता है उसको कहते हैं बैठो, क्योंकि शौक आपका है नहीं, आपको तो ज़बरदस्ती बैठाया गया है। अगर किसी को शौक से बैठाया गया हो तो वो क्यों उठ के जाएगा सर? अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो क्यों उठेगा? अगर आपका इंटरेस्ट खेल में है और मैं आपको खेल की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आप नहीं छोड़ेंगे। आपका इंटरेस्ट सोशलाइजेशन में है तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप नहीं छोड़ेंगे। आपका इंटरेस्ट रीडिंग में है तो अगर वो नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। अब आपने कुछ 5-6 किताबों के नाम लिए, मैं आपको नई किताब दूंगा, मुझे पता है किताब ये पढ़ने वाले लोग हैं। मैं किताब किसी को दे दूं जो कि पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के लिए तैयार ना हो तो क्या करें? किताबें तो बहुत हैं, लाइब्रेरीज तो मौजूद हैं आपके पास, यूनिवर्सिटीज़ में। भाई हम तो अखबार नहीं पढ़ते, किताब तो बहुत दूर की बात है। आज का अखबार किसने पढ़ा है? हाथ उठाएं जरा, कितने लोगों ने आज का अखबार पढ़ा है? एंड दिस इज द डायलेमा इन पाकिस्तान। अब आपको पता ही नहीं आज पाकिस्तान में हुआ क्या है। आज पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या होगा? बस वो छोड़ देना यार, ये तो टामाटोइयाँ मारने वाली बात है ना। आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। इंडिया का एक प्लेयर जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, नाम क्या है उसका? हार्दिक पांडे। ये आपने सुना हुआ है उससे, टीवी से, सोशल मीडिया से, अखबार नहीं देखा होगा। क्यों? वजह क्या है? हमने सोचा कि अखबार की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सोचा कि किताब की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सोचा। अभी मेरा भतीजा जो है वो पढ़ रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उससे पूछा यार अभी तक तुमने मुझसे पैसे नहीं मांगे वो जो कोर्स ख़रीदना था पढ़ने के लिए? उसने कहा सर कोर्स है ही कोई नहीं। कोर्स कोई नहीं, क्या मतलब? वो कहते हैं वो नीचे फोटोकॉपी की दुकान है, बस वहाँ से वो कहते हैं असाइनमेंट ले लिया करें, किताब की ज़रूरत ही नहीं है। यानी वो किताब के नोट्स हैं, बस वो ले लें, उसी के ऊपर डिस्कशन हो रही। एक और शॉर्टकट मेथड आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ना किस तरीके से हम अपने आप को रिविजिटिंग कर रहे हैं। तो मैं अमूमी तौर पे ये कहता हूँ कि देखें आप स्टूडेंट्स हैं ना, आप बीएस में जब एडमिशन लेते हैं तो आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल से 5 साल लगते हैं आपको डिग्री लेने में, एफएससी के बाद या एफए के बाद। आपके माँ बाप ने 5 साल की इन्वेस्टमेंट की है, आपने अपने माँ बाप की तसल्ली के लिए डिग्री ला के दिखा दी कि ये डिग्री है जी, इतने नंबर है। मेरे पास तो स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं सर 100 में से 94 नंबर देने हैं। मैं कहता हूँ क्यों? कहते सर डिग्री वो ख़राब हो जाएगी ना सर। सर देखे ना वो पेपर नंबर नीचे चला जाएगा सर। फिर सर इतने नंबर देना सर। आप बहस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनको मुतमईन करना पड़ता है, उनको राज़ी करना पड़ता है, किसी को इतने दो। हमारे ज़माने में 100 में से 33 आते थे तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट देते थे कि ये बंदा पास हो गया, जान छूटी 100 लाखों पाए, ठीक है। अब इतने नंबर आने के बावजूद आपके मेयारात, आपकी क्वालिटी, आपकी स्पेस कम हो रही है। क्योंकि मैं तो अब कितने लोगों के इंटरव्यूज़ करता हूँ अपने जॉब्स के सिलसिले में, मुख्तलिफ लोगों के बोर्ड्स पे हूँ, मैंने तो कभी किसी का CV नहीं देखा। आई नेवर सीन द डिग्री। मैंने कभी आज तक किसी का जो है ना डिग्रीज़ नहीं देखी, कभी नहीं देखी। कितने GPA है, कितना फलां। मैं तो डिस्कशन करता हूँ, 10-12 मिनट का इंटरव्यू करता हूँ, उसी से अंदाज़ा लगा लेता हूँ डिग्री असली है, डिग्री जाली है। अगर आपको कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो डिग्री ठीक है, अगर वो नहीं आते तो इसका मतलब है डिग्री बस इम्तिहान पास करने के लिए थी, वो हो गई है, जाएँ अयाशी करें। अब ये डिग्री से जाएँ जेज में लेके जाएँ कि ये डिग्री मेरे पास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसकी, क्योंकि वर्थ आपको काम नहीं आता। मैं उनको कहता हूँ एक पेज लिख के दिखा दो, वो पेज नहीं लिख पाते। मैं उनसे कहता हूँ कंप्यूटर ज़रा थोड़ा डिजिटलाइजेशन के अंदर तो 2-3 बातें पूछता हूँ, नहीं पता होती। जिसमें डिग्री ली है उसके कुछ बेसिक सवाल पूछता हूँ, उसके नहीं पता होते। पास नंबर बहुत अच्छे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को तैयार नहीं किया। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है, अगर आप मुझसे पूछें, और मैं इफ़ाइम HEC चेयरमैन हूँ, हायर एजुकेशन कमीशन का, पंजाब का, पाकिस्तान का मिनिस्टर हूँ, और मेरे पास अथॉरिटी हो, मैं ये जो 8 सेमेस्टर हैं इनको 4 सेमेस्टर एकेडमिक के साथ और 4 सेमेस्टर्स में प्रैक्टिस के साथ जोड़ दूँगा और कहूँगा निकाल दें इनको यूनिवर्सिटियों से। जाएँ, ये जैसे डॉक्टर नहीं होता हाउस जॉब करता है, इस तरह से इनको निकालें, ये मुख्तलिफ इदारों में जाएँ, काम ढूंढें, काम ढूंढ के काम करें, प्रैक्टिस करें और फिर यहाँ पर आए, फिर आके इनका फाइनल एग्जाम हो। क्योंकि जब तक इनकी प्रैक्टिस और इनका प्रैक्टिशनर एक्सपीरियंस और इनका एकेडमिक एक्सपीरियंस को जोड़ेंगे नहीं ना सर, ये स्किल नहीं सीख सकते। क्लासरूम में बैठ के स्किल नहीं सीखी जाती, क्लासरूम में बैठ के ड्राइविंग नहीं सीखी जा सकती। मैं बता दूंगा ड्राइविंग का पहला गियर ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा, जब तक आप चलाएंगे नहीं आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी सर। आपको लिखना नहीं आएगा जब तक मैं आपसे लिखाऊंगा नहीं।
जब तक मैं क्लास में खड़े होकर आपको कहूँगा इस स्टेज पे आए, मेरी जगह, मैं आपकी जगह बैठता हूँ, पहले यहाँ से खड़े होकर 3 मिनट का 4 मिनट की तकरीर करें, इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो सकता, वहाँ बैठ के नहीं होगा जब तक मैं आपको यहाँ नहीं लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस के साथ जोड़ दें। और मैं तो इस बात का भी हामी हूँ कि पहले सेमेस्टर की फीस आपके पेरेंट्स को जमा करानी चाहिए, बाकी 7 सेमेस्टर्स की फीस आपको खुद जमा करानी है। पैसे हैं तो पढ़ो, नहीं है तो भाग जाओ, दफा हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पे पैसे लगाने की माँ बाप की तरफ से। ये कितने माँ बाप पालेंगे बच्चों को, कितनों की फीसें देंगे सर। आप इस वक्त जिस एज में है, आपको तो एंटरप्रेन्योर मॉडल्स में जाना चाहिए, जो पैसे जनरेट भी कर रहा है और पैसे अपने ऊपर भी खर्च कर रहा है। अब हमारे पाकिस्तानी जितने जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, जो मिडिल क्लास हैं, जो अमीर फैमिलियों के बच्चे नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मिडिल क्लास हमारे जैसे बच्चे स्कॉलरशिप पे जाते हैं या नॉन स्कॉलरशिप पे जाते हैं, पहली फीस उनके माँ बाप ज़्यादा करते हैं। उसके बाद जाके कहते हैं बेटा जाओ पेट्रोल पंप पे काम करो, जाओ वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम करो, जाओ वहाँ पे जो काम करना करो, और पैसे हैं तो पढ़ लो, नहीं है तो सेमेस्टर फ्रीज करा दो। हम कहाँ से पैसे भेजें पाकिस्तान से डॉलर की शक्ल में। तो आप, मैं बाहर की, जितना मेरा बाहर का एक्सपीरियंस है, वहाँ सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेमेस्टर फ्रीज करा देते हैं अगर पैसे नहीं होते, फिर पैसे कमाते हैं, फिर उसके बाद जाके पढ़ना शुरू कर देते हैं। 4 घंटे की वो 6 घंटे की क्लासें ले रहे हैं, 6 घंटे शाम को जो है ना वो किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ आवर्स के हिसाब से काम मिल जाता है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो अभी क्राइटेरिया नहीं बना, अदरवाइज वो बच्चे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो आपको तो इस तरह से डेवलप करना है सर, अपने लिए रिसोर्सेज खुद जनरेट। हमारे यहाँ देखिए ना, बच्चियाँ ट्यूशन पढ़ाती हैं, पैसे जनरेट करती हैं, कहीं ना कहीं कोई काम कर रही हैं, किसी की असाइनमेंटें करके दे रही हैं, किसी की कुछ फलां कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स, जब तक शादी नहीं हो जाती माँ बाप देते रहे हैं। आप 30 साल के हो गए हैं, एमफिल कर रहे हैं, और जनाब पैसे अपनी माँ से मांग रहे हैं, 200 रुपये दे दो जी यूनिवर्सिटी जाना है। उनको तो आपको 2 चपेड़े मारनी चाहिए यार। इस एज में भी आप कह रहे हैं कि मुझसे पैसे मांग रहे, बेटा कुछ करो जाके, कुछ करते क्यों नहीं हो। लेकिन हमने क्या किया, लाड में, नाजो नाम में बच्चों को पाला है। बच्चे हैं ना जी बेचारे, देखिए ना, बड़ी मेहनत ना करनी पड़े, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे लगाएंगे, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो। सर ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपोजर है, ये लाइफ में जाने चाहिए हर बच्चों को। अपनी लाइफ के अंदर ये जब तक आप चीज़ों को करेंगे नहीं, आप कुछ नहीं सीखेंगे। आप छोटे कामों से बड़े कामों की तरफ जाते हैं, छोटे छोटे कामों से बड़े कामों की तरफ जाते हैं। ये कासिम अली शाह साहब की मिसाल मौजूद है, मैं अक्सर देता हूँ। एक छोटी सी एकेडमी के साथ उन्होंने अपने सफ़र शुरू किया था बच्चों को पढ़ाने का, फिर स्कूल बनाया। आज वो जहाँ पहुँच गए हैं, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी कि यहाँ पहुँचें, लेकिन सब ये लोग भूल जाते हैं कि वो एक कमरे की एकेडमी से सफ़र शुरू हुआ था। हम एक कमरे की एकेडमी से सफ़र नहीं शुरू करना चाहते। हम कहते हैं जी आपसे, अच्छा आप मुझे बड़ा स्कूल बना के दीजिए 1 कनाल का, हाँ फिर मैं स्कूल चलाऊँगा, ये चलाऊँगी। कोई एक कमरे से स्टार्ट करना नहीं चाहता, कोई छोटी सी दुकान से स्टार्ट नहीं करना चाहता। तो हम अपनी छोटी छोटी लाइफ के अंदर अगर इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें, तो अपने लिए बेतहाशा चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं, बेतहाशा स्किल सीख सकते हैं सर। साल में अगर आप ये तय कर लें कि हमने 2 या 3 नई स्किल सीखनी है, 2 या 3 नई स्किल सीखनी है, तो 5 साल की BS प्रोग्राम के अंदर आप 15 स्किल सीख के बाहर निकलेंगे। और मैं देखता हूँ आप फिर बाहर पीछे कैसे रह जाएंगे। 15 स्किल्स किसको कहते हैं सर? जिसको 15 स्किल्स आती हो, मुख्तलिफ किस्म की महारतें उसकी जेब में हो, उसको कौन बाहर निकालेगा सर? उसको कौन रोजगार नहीं देगा? लेकिन आपको उंगली पकड़ के कौन चलाएगा, मुझे बताएं? कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नहीं है। फिर जो उंगली पकड़ेगा वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा, वो आपको मिसयूज करेगा, अपने मफाद में इस्तेमाल करेगा। तो आप अपने आप को बिल्ड करें। फिर मैं बेतहाशा स्टूडेंट्स को देखता हूँ, बहुत अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। उनसे कहा जाए ना खड़े होकर अपना नाम बताएं, तो वो अपने आप को बताते हैं, वो यहाँ तक भी आवाज़ नहीं आती। वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा सर? हमने बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं दिए। माँ बाप ने उनकी उंगलियाँ पकड़ पकड़ के उनको इतना डिपेंडेंट बना दिया है कि वो अकेले जाते हुए घबराते हैं। माँ बाप भी कसूरवार हैं। वो समझते हैं हम अपने बच्चे की सिक्योरिटी कर रहे हैं, उनको नहीं पता चलता ये सिक्योरिटी नहीं है, ये बच्चे को कॉन्फिडेंट नहीं बनाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं बनाएगा। वो हर वक्त जाते हुए आपका सहारा ढूंढेगा, आपकी मदद मांगेगा, आपका उंगली पकड़ना चाहेगा। उसको थोड़ा सा बाहर निकालें। डॉक्टर के पास जाती है ना माँ, उसे कहती है जो छोटा बच्चा मेरा बहुत तंग करता है। उसने कहा क्या करता है? उसने कहा ये बार बार आग में हाथ डालता है।
तो डॉक्टर कहते हैं क्या करती हैं फिर आप? कहती मैं इसको मारती हूँ। उसने कहा नहीं, इसका इलाज ये नहीं है, इसको एक दफ़ा हाथ जलने दें इसका। जब इसका हाथ जलेगा तो इसको पहली दफ़ा आग की तपिश का पता चलेगा, फिर दोबारा ये हाथ नहीं डालेगा। हम लोगों को एक्सपीरियंस के अंदर, एक्सपोजर के अंदर, उस स्पेस के अंदर डालना ही नहीं चाहते जहाँ से वो कुंदन बनते हैं, उनको बनाने नहीं चाहते। तो फिर वो कैसे आप अपने कैरियर पाथ की तरफ जाएंगे, कैसे अपना पर्सनल ग्रोथ डेवलप करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं लिखता हूँ, हाँ, डेली एक्सप्रेस के साथ मैं एसोसिएट हूँ, मेरे हफ्ते में 3 कॉलम छपते हैं, ठीक है। टीवी पे मैं रोज़ाना टीवी पे बोलता हूँ, शाम को प्रोग्राम करता हूँ। मेरा एक एक्सपर्ट्स पूल है, 4-5 फॉरेन पॉलिसी, 4-5 इकोनॉमिस्ट, 4-5 पॉलिटिक्स, 4-5 सिक्योरिटी इश्यूज़, 4-5 इंडिया पाकिस्तान, 4-5 फला, ये एक्सपर्ट्स हैं इस शोबे के। मैंने उनका पूल बनाया हुआ सर। मुझे जहाँ लीगल एक्सपर्ट्स, जहाँ मुझे कोई मुश्किल होती है तो मैं इनमें से किसी एक को फ़ोन करता हूँ जो उस शोबे का होता है। मैं कहता हूँ सर इसका मसले का हल बताइए क्या है, कैसे करना चाहिए। अभी आपको मैं रीसेंट क्राइसिस बताता हूँ, ये जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, तो उसमें बहस ये थी कि सदर ने डेट देनी है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डेट देनी है। इसमें 3 महीने लग गए। टीवी टॉक शो के अंदर बहस होती थी, कोई कहता था सदर ने देनी है, कोई कहता था वज़ीर आज़म ने देनी है, कोई कहता कुछ नहीं, इलेक्शन कमीशन देनी है। मैंने जब लीगल एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये सदर ने देनी होती है डेट, एंड सदर का ही मैंडेट है। 2 महीने 2.5 महीने की खिचड़ी पकने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा परसों कि ये इख्तियार सदर के पास है और सदर ही डेट देगा। जाए आप यहाँ से उठें और जाए सदर से जाके मशवरा करें और फिर डेट अनाउंस कराएं। तो जो बात मुझे लीगल एक्सपर्ट्स ने बताई थी वही सस्टेन की ना। तो हम अपने एक्सपर्ट्स पूल बनाते हैं। हम अपने टीचर्स में से 15 टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं, 10 टीचर पढ़ाते हैं, हम उनमें से देखते हैं कौन से टीचर्स हैं जो हमारा पूल बनेंगे कि जब मुझे कोई मुसीबत पड़े, जब मुझे कोई चीज़ समझनी हो, जहाँ मैं कहीं रुक जाऊँ, इनमें से कौन से अच्छे टीचर हैं जो मेरी बात पे मुझे जवाब देंगे, हैं, जो मुझे गाइड करेंगे सही तरीके से, बिठाएंगे क्लास के हट के भी तुम अब आ जाओ 10 मिनट बैठ के ये सीख लो। तो वो मेरा पूल है ना। हमने अपनी लाइफ के कैसे पूल बनाए हुए हैं, हेल्थ से रिलेटेड कैसे पूल बनाए हुए हैं, कौन जो हमें इंश्योर करेगा कि आपकी हाइजेनिक्स क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या पैटर्न होना चाहिए फूड का, क्या खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रेस्ट करना चाहिए। हम तो सोते भी गैर फितरी हैं सर। आज की नस्ल गैर फितरी सोती है, कुदरत के अगेंस्ट सोती है, यानी सारी रात जागती है और सुबह सोती है। ये तो नेचर के अगेंस्ट है सर। अल्लाह ताला ने नेचर के अंदर रात बनाई थी सोने के लिए, दिन बनाया था काम करने के लिए। हमने कहा नहीं अल्लाह मियाँ आप क्या चीज़ें, हम आपको नया इल्म सिखाते हैं। सुबह जो है ना वो सोने के लिए है, रात जागने के लिए। तो आपने जब नेचर को चैलेंज किया है तो उसकी प्राइस भी पे कर लेना। हमने नाश्ता का नेचर बनाई थी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। हम 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे नाश्ता करेंगे, तो आप नेचर को चैलेंज करेंगे ना। हमने नेचर बनाई थी कि सोशलाइजेशन, सपोर्टिव फैमिली सिस्टम, फला सिस्टम, आपने इसको चैलेंज कर दिया। फिर आप में से रेलिवेंट कौन होता है सर? आप में से रेलिवेंट वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई स्किल होती है, कोई एटीट्यूड होता है, कोई बिहेवियर होता है। जब मुझे मदद की ज़रूरत हो, मैं रोना चाहता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुशी में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ जिनके साथ बैठ के मैं वक्त गुजारूंगा। हम एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं। अगर आपको पता चल जाए इस पूरी क्लास में फला लड़की या लड़का जो है उसके साथ फाइनेंशियली ये बहुत बुरा हुआ है, तो हम में से कितने लोग हैं जो उसकी सपोर्ट करते हैं? करते भी हैं बाज़ लोग, बेतहाशा करते हैं, मुझे पता है, बेतहाशा नहीं भी करते। तो उससे क्या होता है? आपकी रिचनेस बढ़ती है। आज आप पे मुसीबत आई है, कल इन पे होगी, परसों उन पे होगी, चौथ उस पे होगी। एक सिस्टम बनाया हुआ ना हमने, सपोर्ट मैकेनिज्म। तो इंसानी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सपोर्ट स्ट्रक्चर। ये जो गुर्बत है, जिस दिन लोग एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दें, गुर्बत ख़त्म हो जाती है। गुर्बत की सिंपल सी डेफिनेशन है, मुझे आपका एहसास होना चाहिए बस, और मेरे पास जेब में बहुत कुछ है तो मैं निकाल के आपको दूंगा तो आपकी गुर्बत खत्म हो जाएगी। गुर्बत उस वक्त ज़्यादा बढ़ती है, आपके पास बहुत कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है, इनको देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो गुर्बत बढ़ जाएगी। तो ये मैकेनिज्म्स हमें रिविजिट्स करने हैं। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये है कि आप ज़रा जिस किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं और जिस किस्म की लाइफ को आप इस वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ज़रा पोस्टमार्टम करें, इसका ज़रा अकाउंटेबिलिटी करें, इसकी एहतसाब करें, इसको ज़रा रिविजिट करें सर, इसको इवेल्युएट करें, इसकी ऑब्जर्व करें, इसको समझने की कोशिश करें कि क्या गुड्स एंड क्या बैड्स हैं जो हम इस वक्त कर रहे हैं, और कैसे बैड्स को गुड्स में
और गुड को एक्स्ट्रा गुड्स में ट्रांसलेट करना है। तय कर ले, आपको पता चले कि आपकी 4 वीकनेसेस हैं, आपने उन 4 वीकनेसेस को इस साल ख़त्म करना है सर। फिर नई चीज़ें आ जाएंगी, फिर नई चीज़ें आ जाएंगी, फिर वीकनेस आ जाएंगी। ये तो लाइफ के साथ चलता है, साइकिल है ना, लाइफ रुकने वाली तो चीज़ें नहीं है। तो आप अपने आप को रीपॉलिशिंग करें। जैसे हम सुबह जूता जो है ना बड़ा चमकाते हैं, बाज़ औक़ात हमारा चेहरा नहीं चमक रहा होता, बाज़ औक़ात हमारे कपड़े नहीं चमक रहे होते, हमारा जूता चमक रहा होता है। बाज़ औक़ात चेहरा चमक रहा होता है, उस पर पॉलिश हम ज़्यादा कर लेते हैं, मेकअप ज़्यादा करते हैं, नीचे जूता नहीं चमक रहा होता। तो लाइफ के अंदर शाइनिंग चाहिए ना। तो लाइफ की शाइनिंग जो है वो आपका फेस भी मांग रहा है, आपके ड्रेसेस भी मांग रहे हैं, आपके शूज़ भी मांग रहे हैं, आपका मेंटल एटीट्यूड भी तो मांग रहा है ना। ये थोड़ी कि आपके शूज़ अच्छे हैं, शक्ल अच्छी है, कपड़े अच्छे हैं, आपने सब कुछ अच्छा पहना हुआ है, और जैसे ही आप गुफ्तगू करते हैं आप मायूस कर देते हैं मुझे। मैं कहता हूँ यार ये क्या, वो चुप ही रहते तो ज़्यादा बेहतर था। मैं तो इनके बारे में कुछ और सोच रहा था, ये तो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के लड़कियाँ हैं। हाँ, इनकी शक्लें कितनी प्यारी हैं, जब उन्होंने गुफ्तगू की तो वो सारी प्यारापन और सारी प्यारी बातें पीछे रह गई। तो यार इनसे अल्लाह बचाए। इसलिए कि वो शाइनिंग वो नहीं हुई, ये जो माइंडसेट है ना ये शाइनिंग नहीं हुआ, एटीट्यूड शाइनिंग नहीं हुआ, बिहेवियर शाइनिंग नहीं हुई। आपने फिजिकल चेंजेस कर लिए हैं, आपने फिजिकल चेंजेस कर लिए हैं, और फिजिकल चेंजेस के साथ साथ मेंटल ग्रोइंग की चीज़ें चेंज नहीं की। तो आपको क्या करना है, फिजिकल चेंज भी करना है और साथ साथ मेंटल ग्रो भी करना है। अब बाज़ औक़ात आप देखें बच्चे आते हैं स्कूलों में या यूनिवर्सिटियों में गाँव से उठ के, वो शहरों के बच्चों से ज़्यादा परफॉर्म करके नजर आते हैं। उनकी शाइनिंग मेंटली बहुत ज़्यादा होती है, नंबर्स वो ज़्यादा लेके आते हैं, उनको आगे बढ़ने का जुनून ज़्यादा होता है, क्योंकि शहरों में वो आपकी तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, वो आपकी तरह का मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो क्या किधर मुकाबला करते हैं, अपने यहाँ वाली शाइनिंग के ऊपर, यहाँ से वो आगे जाते हैं। आप जितने ब्यूरोक्रेट्स देखें सब देहातों से आते हैं। आप बड़ी पोस्टों के लोगों को देखें, मोस्टली लोग जो है छोटे टाउनों से निकल के आए हैं, उन्होंने उस तरह से ग्रो किया अपने आप को। शहरों वालों ने एक और तरीके से ग्रो किया है। तो ये कुंजी चाबी जो है ना वो आपके अपने हाथ में है। मातम ना करें, ये मातम है कि माँ बाप कसूरवार है, ये मातम है उस्ताद जिम्मेदार है, ये मातम है हुकूमत जिम्मेदार है, ये मातम है ये निज़ाम जिम्मेदार है। करते रहे, इस मातम से आपको क्या मिलने वाला है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। आप 50 गालियाँ निकालें पाकिस्तानी रियासत को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सियासतदानों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है सर। वो ताकत का एक और खेल है, उसमें आप रेलिवेंट नहीं है। अगर आप रेलिवेंट होते तो वो आपके बारे में सोचते हैं, वो एक और खेल का हिस्सा है। तो आप मातम उनके ऊपर ना करें, थोड़ा सा एनालिसिस अपना करने की कोशिश करें कि मुझसे कहाँ गलत हो रहा है, मैं क्यों नहीं अपने आप को उस तरह से पॉलिश कर रहा, इस्टेब्लिश कर रहा जैसे मैं अपने आप को लेके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी मार्केट को इम्प्रूव कर सकूँ। मुझसे बेशुमार लोग डिस्कस करते हैं कि जी लोग हमें लिफ्ट नहीं कराते पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों लिफ्ट कराएं भाई, क्या है आपके पास, शक्ल खूबसूरत है, चलें 2 दिन गुजारा हो जाएगा, तीसरे दिन फिर क्या होगा, कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, 3 दिन के बाद मेरा मूड ख़राब हो जाएगा कपड़े देख के, बस हो गया। बस रेलिवेंट आप पता कब होते हैं, जब आप किसी के लिए वाकई रेलिवेंट हों। और वो किस में है, वो है इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में, एटीट्यूड में, बिहेवियर में, स्किल्स में। ताकि मैं एक कहूँ, जैसे हम अपनी क्लास को जो मॉनिटर होता है ना, बाज़ औक़ात बड़ा बुरा लगता है हमें, लेकिन हम जाते उसके पास बार बार है, क्योंकि उसने अटेंडेंस भी हमारी पूरी करनी है। ठीक है, कोई मुश्किल सवाल होगा तो वो उसका जवाब भी शायद उससे मिल जाएगा, टीचर के भी बहुत क्लोज है, ठीक है ना। तो उसको हम ना पसंद करते हुए भी उसको रेलिवेंट समझते हैं। माँ बाप बाज़ औक़ात अच्छे नहीं लग रहे होते, उनकी बातें बाज़ औक़ात बुरी लगती हैं, लेकिन वो रेलिवेंट होते हैं आपके लिए। क्या करें, माँ बाप को निकाल तो नहीं सकते हम। तो हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को रेलिवेंट कर दें तो लोग आपको स्पेस देना शुरू कर देंगे, लोग आपको लिफ्ट देना शुरू कर देंगे। दफ्तर में उसी बंदे को स्पेस मिलती है जो जिसको काम अच्छा आता है, जिसको काम ज़्यादा करना आता है, जो ज़्यादा टाइम देता है, जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम करता है। दफ्तर वाले उसी की प्रमोशन होती है। अब जब कहते हैं ना ये सिफारशी प्रमोशन है, होती होंगी सिफारशी प्रमोशंस, मुझे नहीं है इस पर कोई गिला, लेकिन हर सिफारशी प्रमोशन नहीं होती। हर एक अपनी मेहनत से भी ऊपर जाते हैं सर, उन्होंने कुछ परफॉर्म किया होता है जिसकी वजह से वो ऊपर जाते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे अपनी परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पहुँचे हुए, सिर्फ इसलिए नहीं पहुँच गए कि आप यहाँ पे, अगर आप इम्तिहान ही पास ना करें तो फिर आप कैसे आगे जाएंगे।
मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ यार देखो तुम पढ़ो, परेशान नहीं होना, तुम सारे पास हो, नंबर भी मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दूंगा, अच्छे दूंगा, परेशान है, लेकिन खाली पेपर ना दे के आना। खाली पेपर दे के आओगे तो मैं कुछ नहीं दे सकता सर उसके अंदर, मुझे कुछ लिखा हुआ चाहिए, ताकि मुझे आपकी इंटेलेक्चुअल समझ को थोड़ा बहुत समझ आनी चाहिए। मैं आपको मार्जिन दूंगा, मैं आपको नंबर भी दूंगा, आपके साथ अच्छा सलूक करूंगा, लेकिन कुछ लिखा भी तो होना चाहिए ना। अब बाज़ लोग, एक लड़का आया कहने लगा सर वो आपने मुझे फेल कर दिया है। मैंने कहा रोल नंबर बताओ, उसने कहा ये, मैंने पेपर निकलवाया, अब उसने सिर्फ 3 स्लिपें भरी हुई थी। अब मैंने उससे पूछा कि बताओ बेटा इसके बाद मैं क्या लिखता, खुद लिखना शुरू कर देता आपके लिए, क्या करता मुझे बता, यही कह सकते हैं, मैं खुद लिखना शुरू कर देता हूँ। मैंने आपसे कहा है कि ये सवाल है, इसके 20 नंबर है, आपको कम से कम बेटा 500-700 अल्फाज में लिखना है, आपने 50 अल्फाज में लिख के जान छुड़ा ली है, तो फिर नंबर भी उसी हिसाब से मैं दूंगा। तो आप जैसे पेपर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरह आपने लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट करना है ना। और वो कंट्रीब्यूशन आपके बोलने से, आपके लिखने से, आपकी प्रेजेंटेशन से, आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी नॉलेज से, आपकी स्किल से, आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से अगर रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो नो बॉडी कैन इग्नोर यू, कोई आपको इग्नोर नहीं करेगा। इग्नोरेंस का सवाल उस वक्त पैदा होता है जब हमारे अंदर एक फॉल्ट लाइन होती है। लोग कहते नहीं यह देना गल नहीं करनी यार, गुस्सा बहुत खांदा है, तो इसका मतलब है गुस्सा कुछ इशू है आपका, उसको आपको ठीक करना है। वो कहता यार इधर मिलके की लभना है, मैं फजूल जी गल्लां करता रहता या करती रहती, तो इसका मतलब फॉल्ट लाइन है आपकी। हम सब में है, मुझ समेत, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, फॉल्ट लाइन है हमारे अंदर। हम अगर वो फॉल्ट लाइन दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फॉल्ट लाइन क्या है। किसी ने हमें समझाया हो, किसी ने हमें बताया हो, किसी ने हमें बिठा के अच्छे तरीके से परखाया हो कि भाईजान ये है फॉल्ट लाइन, अगर इसको ठीक कर लोगे तो आगे बढ़ने के रास्ते निकल आएंगे, ये सीख लोगे तो आगे बढ़ने का रास्ता आ जाएगा, ये कर लोगे तो आगे बढ़ने का रास्ता आ जाएगा। अब वो दुनिया ख़त्म हो गई है सर जहाँ आपको असिस्टेंट्स मिला करते थे, अब कोई असिस्टेंट्स नहीं है, आप ही अफसर हैं, आप ही असिस्टेंट हैं, ठीक है ना। मैं कंप्यूटर का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जब बहुत काम करता हूँ कंप्यूटर पे, क्योंकि डेली बेसिस पे मुझे काम करना होता है, लेकिन जहाँ मशीन रुक जाए ना जी तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे नहीं समझ आती, टेक्नीशियन नहीं हूँ मैं इसका, मुझे चीज़ें नहीं आती हूँ, मैंने सीखने की भी कोशिश की लेकिन इस एज में सीखा भी नहीं जाता। तो फिर मैं अपने भांजे भतीजों को फ़ोन करता हूँ कि यार ये मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, कौन सा बटन दबाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या करूँ, करना पड़ता है। इसलिए कि ये मेरे ग्रे एरिया है सर। एक ज़माने में मैं हाथ से लिखा करता था और लिखे मूसा पढ़े खुदा, लिखाई भी माशाल्लाह हमारी बड़ी शानदार थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी अब दुनिया बदल गई है, आपको कंप्यूटर पे उर्दू इन पेज पे कंपोजिंग करके हमें आर्टिकल भेजने हैं, अब हम हाथ के लिखे हुए आर्टिकल कबूल नहीं करते। तो मैंने कहा कि मैं उर्दू में लिखूंगा, मशीन के ऊपर लिखूंगा, कैसे लिखूंगा। 6 दिन की प्रैक्टिस के बाद मैंने उर्दू में लिखना शुरू कर दिया। पहले स्पीड स्लो थी, अब मेरा हाथ ऐसे चलता है, पता भी नहीं चलता कि कहाँ कौन क्या वर्ड है, सब ऐसे चल रहे होते हैं वैसे। देख भी मैं सामने रहा होता हूँ, मुझे नहीं पता नीचे से मेरे हाथ की मैथमेटिक्स चलती है, प्रैक्टिस हो जाती है। जितनी आप अपनी लाइफ स्किल्स के अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही परफेक्शन आ जाएगी, जितनी आप कम प्रैक्टिस करेंगे उतना कम आएगा सर। ये कैमरा है, 10 लोग चलाएंगे, 3 लोग इसमें से जो है ना बड़ी अच्छी तस्वीरें बनाएंगे मेरी, 7 लोग जो है एवरेज तस्वीरें बनाएंगे। अब जिसने 3 ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाई है उसने कोई स्किल सीखी है सर, इसलिए उसको आई है। अच्छा हम बच्चे को कैमरा इसलिए नहीं देते कि बच्चा कैमरा ख़राब कर देगा, मशीन इसलिए नहीं देते कि सर वो ख़राब कर देगा। ओ भाई वो पहले ख़राब करेगा, 500 तस्वीरें गलत खींचेगा, 501 अच्छी खींचेगा, उसको खींचने दो। अब वो वाला काम नहीं रहा, 24 की रील है तो 25 की रील है तो 26 की रील है और 30 की रील है। हमारे ज़माने में एक 24 की रील आती थी, एक 36 की थी सर, है, और एक 36 की थी। तस्वीरें 36 से ज़्यादा खींचेंगे तो ख़त्म हो जाएगी रील, तो हम तस्वीरें ही बड़ी महदूद खींचते थे। ये थोड़ी पागलों की तरह लगे हुए टक 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 टक, अब 2000 तस्वीरें खींच दी आपने। उस वक्त 36 की होती थी और उसमें एक बड़ा ड्रामा होता था। ड्रामा ये होता था कि 36 तस्वीरें खींचने के बाद फोटोग्राफर की दुकान पे जाते थे कि सर ये रील है, ये तस्वीरें धो दें। उसमें से पता चलता था 16 तस्वीरें ख़राब हो गई हैं क्योंकि आपने सही तरह खींची नहीं है, और ब्लैक आ गई हैं, पूरी की पूरी रील उड़ गई है। अब तो ये मसला नहीं रहा, अब एक ही की आप 20 तस्वीरें लें, उसमें सबसे अच्छी जो तस्वीर आएगी उसको लगा लें। तो ये डिजिटलाइजेशन है।
आपने कितना डिजिटल, अब देखिए ना ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन शॉपिंग है ऑनलाइन फला, हर चीज़ ऑनलाइन होगी। अगर आपको डिजिटल नहीं आता तो आप तो नहीं फ़ायदा उठा सकेंगे ना उससे बेटा, फिर आपको वो लाइन में लग के बिल जमा कराना है। तो ये जब तक आप डिजिटलाइजेशन में नहीं जाएंगे तो आप ऑनलाइन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। अब तो कोर्सेज सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, आगे जाके ये यूनिवर्सिटियों की अहमियत कम हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, डिग्रियां सारी ऑनलाइन हो जाएंगी, घर बैठ के आपको पढ़ना है। अब लोग ऑनलाइन डिग्रियां ले रहे हैं ना, बेताशा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी आने की जरूरत ही नहीं है। अब यूनिवर्सिटियों का नया क्राइसिस आ गया है, सारी यूनिवर्सिटियां, पंजाब यूनिवर्सिटी समेत सब इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। इस साल एडमिशन 20% कम हुए, 20% एडमिशन कम हुए हैं। रेप्लिका में स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे, फीसें बढ़ गई ना, 60-70 कौन देगा, पैसे नहीं किसी के पास। लोगों को रोजगार चाहिए, छोटी उम्र में रोजगार भाग रहे हैं। अब ये ऑनलाइन का दौर है, तो जब ऑनलाइन के अंदर जाना है तो फिर ऑनलाइन सिस्टम्स को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना सर। उसको सीखे बगैर आप ऑनलाइन से फ़ायदा नहीं उठा सकते। फिर आप कभी इनकी रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, कभी इनकी रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, कभी इनकी रिक्वेस्ट तो कभी इनकी रिक्वेस्ट, तो फिर वो आपके फॉर्म फिल कर रहे होंगे। जैसे हम पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जाते हैं तो वो बेचारे बैठे होते हैं क्लर्क से, आप उनको कहते हैं जी सारा फॉर्म फिल कर दो, हमें फॉर्म फिल करना नहीं आता, मास्टर्स कर लिया है, उससे फिल करवाते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है ना, उसको पता है कौन सी चीज़ में इंफॉर्मेशन देनी है, कौन सी चीज़ को काटना है, हमें नहीं पता चलता। तो ये एक्सपर्टीज गेन करें, अपने एटीट्यूड को ठीक करें, अपने बिहेवियर को ठीक करें, अपनी फिजिक को ठीक करें, अपने स्ट्रेस। हाँ, एक और चीज़, स्ट्रेस जो है इसको डील करने का एक ही इलाज है कि आप इंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, तफरीह की तरफ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी स्ट्रेस आता है, इंसानी नेचर है, फितरत है। मैं इसमें से सर जिस वक्त गाड़ी चला रहा होता हूँ तो टाइम होता है, अभी जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा 15-20 मिनट की ड्राइव है, तो मैं यहाँ से यूट्यूब पे जाऊँगा और कपिल विद शर्मा लगा लूँगा। अब मैंने उसको सामने लगा के रख दिया है। अब वो जो गुफ्तगू कर रहा है और जिस तरह से वो मुझे हंसा रहा है, वो मुझे हंसा नहीं रहा, वो मुझे खिलखिला रहा है। मैं कभी इसकी कॉमेडी देखता हूँ, या वो मिस्टर बीन है या और तरह के, तो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ से हंसने की बजाय पागलों की तरह खिलखिलाता हूँ, कहता हूँ इन्हें क्यों है, पागल हो गया है। ये आपके पूरे स्ट्रेस को रिविजिट कर देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक और असूल है, मसलन इस कमरे में बैठे हुए और आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, आप फौरी तौर पे ये जगह छोड़ दें। ये जगह आपके लिए डिप्रेशन हो गई है सर, आपको ये जगह छोड़ के बाहर निकलना है दूसरी जगह पे। और अगर आप ओपन प्लेस में चले जाएं, ओपन प्लेस में छत पे, तो आप छत की तरफ, आसमान की तरफ देखेंगे, कभी कोई जानवरों की आवाज़ें, चहचहाने वाली आवाज़ें आएंगी, कभी कोई चीज़ देखेंगे, कभी कोई औरत सामने कपड़े लगा रही है, कभी नहीं, आपकी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी। आपके सामने डिफरेंट शक्लें आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, किसी का एंटीना ऊंचा लगा हुआ, किसी का एंटीना नीचे लगा हुआ, किसी की दीवार ऊंची है, किसी की। अब आप अपने स्ट्रेस के साथ बाकी चीज़ों को फिजिकली देख रहे हैं। यहाँ आपने क्या किया, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, वो दीवार और ये दीवार। अब ये दीवारें हैं ना, तो दीवारों में फिर स्ट्रेस नहीं आता, फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो कम नहीं होता। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बड़ी चीज़ असूल है। आप खुले मैदान में चले जाएं, ग्रीनरी कहते हैं कि स्ट्रेस को कम करती है, स्पोर्ट्स कम करती है, बच्चों के साथ खेलने को स्ट्रेस कम करता है। आप बहुत परेशान हैं, अचानक आपकी भांजी भतीजी आ गई है कमरे में और बड़ी छोटी सी है, 3-4 साल की है, नौटीपन करना शुरू कर देती है। आप अपनी एंग्जाइटी, अपनी बेचैनी, अपनी फ्रस्ट्रेशन भूल जाते हैं, आप उस बच्ची के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, तो आप उसको सेलिब्रेट करें। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपना लाइफस्टाइल रिविजिट कर सकते हैं। तो आप अपने लाइफस्टाइल को रिविजिट करें। ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी हमने इसको बना दी है। और गिले शिकवे करना, मातम करना छोड़ें सर। जो आपके पास है, देखें, यू आर द लकी पीपल। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पाकिस्तान में 50% फीमेल आर इलिटरेट। 50% लड़कियाँ जिन्होंने कभी स्कूल का नहीं देखा, आप उनमें से हैं जिन्होंने स्कूल भी देख लिया, कॉलेज भी देख लिया और यूनिवर्सिटी भी देख ली। 50% ऐसी लड़कियां, औरतें हैं जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से अपने गाँवों के अंदर, छोटे इलाकों के अंदर मर जाती हैं। आप उन लोगों में से नहीं है जिनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम लाहौर शहर में बैठ के या बाकी शहरों में, मेन सिटीज़ में है। आप उन लड़कों में से नहीं है जिनके माँ बाप ने पैदा होते ही जैसे ही बच्चों ने ग्रो किया तो आपको किसी वर्कशॉप में डाल दिया
किसी कालीन बानी पे लगा दिया, रेहड़ी पे लगा दिया, फला लगा दिया, उनके पास इतने वसाइल थे कि उन्होंने आपको पढ़ा दिया। यू आर द लकी पीपल। अब आप कहें जी मैं तो सारा का सारा अमीर ज़्यादा बनना चाहता था, वो अमीर ज़्यादा तो हर एक नहीं हो सकता ना सर, बट यू आर द लकी पीपल कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। कई लोग नहीं पहुँच पाते सर, कई लोग नहीं पहुँच पाते, तो यू आर द लकी पीपल के यू रीच देयर, आप यहाँ पर आएँ। अब यहाँ से अपने आप को डेस्टिनेशन को खूबसूरत बनाएं, अच्छा बनाएं, प्यारा बनाएं और उसमें नए नए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएं। आप ही लोगों में से लोगों ने आगे निकल के ना बड़ा आदमी बनना है, आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने निकल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने आज साइकिल, देखिए मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया लाइफ का, तो मेरे पास बस थी, यानी मैं बसों में सफ़र करता था। इसी शहर के अंदर मैंने सारी ज़िंदगी बसों में सफ़र की है, वैगनों में धक्के खाए हैं। एक स्टेज आई जहाँ पे मुझे साइकिल ख़रीदनी पड़ी पहली, तो 1500 की सर 1500 की साइकिल लेना अजाब बना हुआ था पूरे घर वालों के लिए। 1500 की साइकिल, पहली साइकिल मैंने सुराब की ख़रीदी, और ख़रीदी तो 3 महीने के बाद कोई चोरी करके ले गया। और जब वो चोरी करके ले गया तो मेरे बाप ने कहा कि बेटा मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूँ तो मैं साइकिल लेके दे सकूँ दोबारा। उस वक्त शायद 2000 की होगी। तो मेरे बाप ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने ट्यूशनें पढ़ा के ना 2000 रुपये इकट्ठे किए, क्योंकि साइकिल पे चलता था। फिर उससे आगे चला तो फिर एक मोटरसाइकिल ख़रीदी। मोटरसाइकिल ख़रीदी तो काफ़ी ज़िंदगी आसान हो गई। तो मेरे छोटे भाई साहब जो है ना वो चले गए शालमी मोटरसाइकिल लेके, वो वहाँ पे ही मोटरसाइकिल रफू चक्कर हो गई, गायब हो गई। बड़े परेशानी हुई। फिर उसके बाद दोबारा पैसे जोड़ के सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल ख़रीदी। फिर करते करते गाड़ी की ख्वाहिश आई तो पहले सुजुकी ख़रीदी, फिर दूसरी ख़रीदी, फिर तीसरी ख़रीदी। अब एक छोटी मोटी गाड़ी है उसको चला रहा हूँ। तो अगर मैं पीछे की तरफ जाता हूँ तो वहाँ साइकिल भी नहीं थी मेरे पास। अब मेरे पास लाइफस्टाइल में डिफरेंट है। ये हमारी सबकी लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं सर। स्टार्टिंग कहीं से होती है, आगे कहीं आते हैं। हम छोटे छोटे मकानों में रहते थे, पर्दे नुमा घर होते थे, ठीक है ना, पर्दे लगे होते थे गलियों के अंदर, दरवाजे तक भी पूरे नहीं होते थे सही तरीके से। वजह क्या है? लोगों के पास उस वक्त उस तरह के वसाइल नहीं थे। अब लोगों के पास माशाल्लाह बड़े शानदार वसाइल हो गया। अब उस गली में जहाँ एक गाड़ी नहीं होती थी हमारे, अब वहाँ पे 50 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पूरी गली रुक जाती है क्योंकि घर के पास गाड़ी आ गई है। तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप छोटे घर में पैदा हुए हैं, कमज़ोर घर है, फाइनेंशियल वीक हैं आपके पेरेंट्स, तो अब आप बड़ा नहीं बन सकते। अगर हम ये कह दें कि जो मोची का बेटा मोची रहेगा सारी ज़िंदगी, तो वो कभी कुछ नहीं कर सकेगा। उसके अंदर होप क्या है कि वो मोची का बेटा अफसर बन सकता है, इसीलिए वो मेहनत करता है ना सर। इसीलिए लोग नीचे से ऊपर जाते हैं ना। आप ही लोगों में से बस 10-15 बरस के बाद जब आप मुझे मिले तो आप ही में से कुछ बेहतर पोजीशन में होंगे, कुछ शायद बेहतर पोजीशन में ना जा सकें, वो एवरेज होंगे, कुछ बिलो भी चले जाएंगे। ये तो अब आपकी अपनी मेहनत के ऊपर डिटरमिन करता है कि आप कितना परफॉर्म करते हैं और कितने अपने लिए अपने आप को तराशते हैं। आखिरी बात, बुनियादी तौर पे जैसे एक कशीदा कार होता है ना, वो पत्थर को तराशता है, फिर इसको खूबसूरत बनाता है, फर्नीचर को, कपड़े को, हर चीज़ को तराशता है। औरतें जो है वो घर में बैठ के सिलाइयों से कपड़े सिला, अपना स्वेटर बना करती थी, दुपट्टे करती थी, तो उसमें कशीदाकारी करती थी। हमें अपनी लाइफ के अंदर कशीदाकारी करनी है, उसको तराशना है। जैसे हम अपने बाल तराशते हैं, नाखून तराशते हैं, अपनी शक्ल को सही करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से हमें अपनी लाइफ की जो कोचिंग है उसको तराशना है। उसमें खूबसूरती पैदा करनी है, उसमें ब्यूटी पैदा करनी है, उसमें रेलिवेंसी पैदा करनी है, उसमें इंपॉर्टेंस पैदा करनी है, उसमें मीनिंगफुलनेस पैदा करनी है। अगर आपको ये तराशना आ जाए तो फिर बाकी ज़िंदगी तो बहुत आसान है। जैसे औरत को खाना पकाना आ जाए तो सोने पे सुहागा होता है, वो अच्छे से खाने पका के अपने खावंद को खुश रखती है, बच्चों को खुश रखती है। एक दफ़ा उसने सीख लिया है, फिर उसमें वो पॉलिशिंग करती रहती है, नई से नई चीज़ें सीखती है। इसी तरह से लड़के हैं, इसी तरह से लड़कियां हैं। जब आप अपनी लाइफ को पॉलिशिंग के अंदर आ जाएंगे, तराशने में आ जाएंगे, क्राफ्टिंग करनी आ जाएगी, आपको स्ट्रक्चरिंग बनानी आ जाएगी, तो सर ज़िंदगी तो वो एक आखिरी एक जुमला मुझे हमेशा याद आता है, आपके पास चॉइसेस दो हैं। आप कैरियर के पीछे भागेंगे या कैरियर आपके पीछे भागेगा। आप लाइफ के पीछे भागेंगे या लाइफ आपके पीछे भागेगी। बस ये डिसाइड करना है आपको। आपको बहुत कुछ आता होगा तो लाइफ आपके पीछे भागेगी। आप बहुत परफेक्ट होंगे तो लाइफ आपके पीछे होगी, वरना आप लाइफ के पीछे भाग रहे होंगे, हाथ उठा के दुआएं मांगते रह जाएंगे, अल्लाह मियाँ सेहत दे, अल्लाह मियाँ सेहत दे, अल्लाह मियाँ सेहत दे। अल्लाह ने कहना सी जो सेहत हैगी सी बेटा वो तो तू बर्बाद कर देती, हम तुम्हें को सेहत मंगी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपने कैरियर के साथ अपने आप को इतना रेलिवेंट कर लें कि कोई आपको इग्नोर ना कर सके। ठीक है जी, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है किसी के जहन में तो मुझसे फौरी तौर पर कर लें, अदरवाइज करेंगे।